नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 जो है छत्तीसगढ़ में केवल पूछा जाएगा और ये अभी एग्ज़ाम 21 को लगा हुआ है। इसके संबंध में रिवीजन के बेस से बनाया जा रहा है और ये पूरी तरीके से जो बेस है, नोट्स है, ये जो ला सक्सेस की बुक आती है, ला फाइटर की बुक आती है, उनमें ये पूरी तरीके से जिस भाषा में दिया गया है, जिस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं से पढ़कर जा रहे हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को बताते हैं जहाँ से आपने पढ़ा होगा और ये रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। पता चला हम कुछ और बता रहे हैं, आपने कुछ और पढ़ा है, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, मेरा जो मानना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। सबसे पहले हमारा काम है कि इसमें जितनी भी धाराएं हैं उनको हम याद करें। तो पहली बात तो इसमें आपने देखा होगा कि कुल 14 धाराएं हैं। जो पहली धारा है वो संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ के बारे में बात करती है, यानी कि पहली धारा आपकी संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ के बारे में बात करती है। दूसरी बात जो धारा है जो परिभाषा की बात करती है। तीसरी धारा छूट की बात करती है, यानी कि कहाँ पर इसका छूट प्रदान किया गया है। चौथा है जो अभिधृत अनुबंध के बारे में बात करती है। पांचवा है भाड़ा सहमत के अनुसार होगा, यानी कि जो भी भाड़ा दिया जाएगा वो सहमत के अनुसार होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, धारा नंबर 5, भाड़ा सहमत के अनुसार होगा। 6 सेक्शन जो कहती है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन, यानी भाड़ा सहमत के अनुसार 5 में होगा, तो जो भाड़ा सहमत के हो तो उसी के लिए एक भाड़ा नियंत्रण अधिकरण बनाया गया है, उसकी बात 6 में की गई है। 7 में की गई है भाड़ा नियंत्रक की स्थापना, यानी अभिकरण की स्थापना 6 और नियंत्रक की स्थापना 7 में की गई है। 8 में भाड़ा नियंत्रक अधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य, यानी कि आपने 6 में देखा अधिकरण का गठन है और 8 में आप भाड़ा नियंत्रक अधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य, यानी कि उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, क्या काम होंगे, उसके बारे में 8 ने बता दिया गया। और भाड़ा नियंत्रक की बात की गई है शक्तियाँ एवं कृत्य, यानी आपको देखना है, याद करना है कि भाड़ा जो नियंत्रक अधिकरण की बात जो है 6 में की गई है और उसी के साथ आप उसकी शक्ति की बात 8 में देख लेंगे। फिर आप देखेंगे भाड़ा नियंत्रक की बात करी गई है 7 में और भाड़ा नियंत्रक की शक्ति की बात 9 में की गई, यानी विषम संख्या में बात की गई 7 और 9 और 6 और 8 एक साथ याद हो गई आपको। फिर 8वें में बात की गई कि भाड़ा नियंत्रक तथा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली पियंत, यानी कि दोनों क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, भाड़ा नियंत्रक और भाड़ा नियंत्रक अधिकरण दोनों की प्रक्रिया एक में दी गई है, धारा नंबर 10 में। फिर आदेश का निष्पादन कैसे किया जाएगा, जो ये दोनों देंगे, उसके बारे में 11 में बात की गई है। धारा 12 बात करती है भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार और बाध्यताएं, यानी भवन स्वामी के क्या अधिकार होंगे, किराएदारों के अधिकार और बाध्यता क्या होगी, वो केवल एक धारा में बात की गई है 12 में। फिर धारा 13 जो करती है बात अपील की, वो 13A जो नियम बनाने की शक्ति बात करती है, 14 निरसन एवं निरावृत्ति की बात करती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्ट है वो आपका समाप्त होता है। इसमें कितनी धाराएं दी गई हैं, 14, और अनुसूची इसमें जो दी गई हैं 4। तो ये रहा आपका पूरा एक्ट जिसके बारे में आपको पढ़ना था। तो शुरुआत करते हैं, जो इसमें नोट्स दिया गया है ये बात करता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृत दिनांक 5 अक्टूबर 2012, यानी कितनी, 5 अक्टूबर 2012 तथा राज्यपाल की स्वीकृति इस पर मिली थी 13 मई 2011 को प्राप्त हुई थी। 36 जो ये अधिनियम है छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो ये प्रकाशित हुआ था वो 6 नवंबर 2012 को। तो एक बात हमको डेट याद करना है कि 5 अक्टूबर 2012 को भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 पर क्या मिली थी, राष्ट्रपति की स्वीकृति। फिर आपको याद करना है कि राज्यपाल की इस पर स्वीकृति कब मिली थी, 23 मई 2011 को। राज्यपाल ने मई में ही कर दिया था 2011 में। और ये जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है इसने जो इसको प्रकाशित किया था वो 6 नवंबर 2012 को किया था। क्लियर, 3 डेटें आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि भाड़े से संबंधित विषयों पर अधिकरण तथा न्यायाधिकरण तथा भवन स्वामी और किराएदारों को हितों को संतुलित रखते हुए वास सुविधा को भाड़े पर दिए जाने की
प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं तो अधिनियमित किया गया था। यानी कि ये जो एक्ट है ये अधिनियमित क्यों किया गया है, तो इसका पहला रीज़न है कि भाड़े से संबंधित विषयों का जो विषय होंगे उस पर एक अधिकरण द्वारा न्याय निर्णयन किया जाए, उसका गठन हो। भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को संतुलित रखने के लिए इसको बनाया गया है। और जो उनके वास की सुविधा है, किराए पर जब दी जाती है उनको सुविधा प्रदान हो, उसके लिए बनाया गया है और उसी को प्रोत्साहन के लिए एक्ट पूरा निर्माण किया गया। ये इसका उद्देश्य हो गया। फिर ये कहते हैं कि भारत के जो 62वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा अधिनियमों को किस निम्न रूप में अधिनियमित किया गया है। यानी कि 14 सेक्शनों का ये एक एक्ट बनाया गया। और ये जो भारत जो गणराज्य जब बना 26 जनवरी 1950 को, उसके 62वें वर्ष ये बनकर तैयार हुआ। पहली सेक्शन कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कहलाएगा। इसका विस्तार ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में होगा, मतलब इसका विस्तार कहाँ होगा, ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं। यानी कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में ये एक्ट लागू होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में दर्शाया गया है, राज्य में क्या है, जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट किया गया। तदुपरांत ऐसे नगर पालिका क्षेत्र या राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। यानी कि ये वहाँ पर लागू होगा जो नगर पालिका क्षेत्र होगा और जो जिला का राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में दर्शाया गया है। यह राज्य ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में होगा, ऐसे राज्य के भीतर होगा या ऐसे क्षेत्र में लागू होगा जहां राज्य सरकार शासन पत्र में अधिसूचना जारी कर देगा कि ये यहाँ पर भी लागू होगा, वहाँ पर भी लागू होगा। तो ये बात आपने धारा 1 में सीख ली। धारा 1 के बाद जो इसकी धारा 1 की जो है उपधारा 3 क्या कहती है कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। यानी कि जब ये प्रवृत्त कब होगा, जिस दिन ये प्रकाशन होगा। आपने ये प्रकाशन की डेट देख लिया था कि ये जो प्रकाशित हुआ था 6 नवंबर 2012 को। क्लियर यहाँ तक। फिर इसकी परिभाषाएँ जो दी गई हैं 2.1 में परिभाषा दी गई वास सुविधा। कुल जो यहाँ पर है तो उसमें सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है वास सुविधा की। वास सुविधा से विपरीत क्या है, वास सुविधा से आप क्या समझेंगे। जैसे कि आप अपने भवन में रहते हैं तो उसकी सुविधा से क्या मतलब है, उसी के बारे में यहाँ पर लीगल फॉर्म में लिख दिया गया, वो वही बात है। तो वास सुविधा से है कोई भवन, यानी कि तुम्हारा जैसे घर है, कोई भवन या भवन का भाग, जैसे तुम्हें एक घर है और घर का एक कमरा आपका मिल गया है, तो भवन का कोई भाग चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय है, यानी कि वो आवास के रूप में आप रहते हो या गैर आवास के रूप में है, भवन स्वामी द्वारा किराए पर दिया गया हो, भवन स्वामी ने उसको क्या दिया हो, किराए पर दिया हो, तथा जिसमें निम्नलिखित हैं कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली कोई कृषि भूमि, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैराज तथा समस्त सुविधाओं एवं साधन जो उनके बीच हुए करारनामे में अंगभूत हों वो भी आते हैं। ठीक है, तो क्या इन्होंने बताया, पहली बात वास सुविधा के अंतर्गत बताया भवन या भवन का कोई भाग जो आवासीय या गैर आवासीय के रूप में हो। फिर कहते हैं कि भवन स्वामी द्वारा क्या गया होगा, किराएदार को दिया गया हो, और किराएदार को दिया गया हो तो उसको में क्या शामिल हो सकता है, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि, कोई सीढ़ी, कोई मैदान, कोई खुला क्षेत्र, कोई गैराज, कोई बगीचा तथा समस्त सुविधाएं एवं साधन जो उनके बीच करारनामे। यानी कि जब किराए पर आप लेने जा रहे हैं भवन स्वामी से, तो भवन स्वामी से जब हम ले रहे हैं तो उस समय तो हम जो भी उसमें लग लेंगे कि ये हमारा खेत इतना पड़ा है, वहाँ भी घूम सकते हो, टहल सकते हो, ये खुला क्षेत्र है, ये भी आप कर यूज़ कर सकते हो, ये जीने बने हुए हैं, यहाँ पे आप जा सकते हो, ये इससे जुड़ा मैदान है, मैदान में टहल सकते हो, ये बगीचा है, ये गैराज है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर जो किरायानामा होगा, जो करारनामा होगा, उसमें अगर ये सब बातें लिखी होंगी तो वो सब यहाँ पर आएंगी वास सुविधा के अंतर्गत। दूसरी बात है यहाँ पर जो करी गई है कि धारा 2.2 में क्या बात की गई है, करारनामा। करारनामा से क्या तात्पर्य है, करारनामे से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किए गए भवन स्वामी तथा किराएदार द्वारा निष्पादित लिखित। यानी करारनामा क्या है, भवन स्वामी और किराएदार के बीच एक लिखित जो निष्पादित किया जाता है, जिसके आधार पर हम उसको किराए पर लेते हैं, उसी को करारनामा कहा जाता है।
फिर इसमें 3 में बात की गई है जिला, तो जिले से अभिप्रेत है भू राजस्व संहिता 1959 में जो बात जिला की गई उसी जिले से इसका अर्थ लगाया जाएगा। फिर देखो आपने पहली परिभाषा पढ़ ली थी जो है, दूसरी आपने पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, अब चौथी परिभाषा आप पढ़ोगे आदतन जो है व्यतिक्रमी। आदतन व्यतिक्रमी से क्या तात्पर्य है? आदतन जो व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है ऐसे किराएदार जो 12 मास की कालावधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को जो है करारनामा के अनुसार तय तिथि पर पूर्ण किराया या समस्त देयकों का भुगतान करने में विफल रहता है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसको किराए पर दिया गया है मकान, और वो आदतन व्यतिक्रमी कब बन जाएगा? जब वो किराएदार जो किराएदार रह रहा है वो 12 माह की अवधि में, कितने दिन महीने के? 12 महीने के अंदर 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी से जो किराया जो हम करार किए हैं उस करार के हिसाब से 3 बार या 3 से अधिक बार उसने पैसा नहीं दिया है उसको, तो वो क्या हो जाएगा? आदतन व्यतिक्रमी कहलाएगा। फिर भवन स्वामी की बात क्या है कि भवन स्वामी किसे कहते हैं? तो भवन स्वामी किसे कहते हैं? भवन स्वामी से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से जो किसी वास सुविधा का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसी ओर से या उसके लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, पालक अथवा रिसीवर की हैसियत से तद समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या यदि अभिधारी यानी किराएदार को वास सुविधा भाड़े यानी किराए पर दिया है तो इस प्रकार भाड़ा किराया प्राप्त करेगा या भाड़ा किराया प्राप्त करने का हकदार होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पेचीदी परिभाषा है, आप उस पर बहुत ज़्यादा नहीं आना है। तो आपको केवल याद रखना है कि भवन स्वामी से क्या प्रेत है? ऐसा व्यक्ति है जो किसी वास का भाड़ा लेता है या अपने स्वयं के लेख के द्वारा जो उसने लेख निष्पादित किया है या किसी अन्य व्यक्ति के लेख के द्वारा, यानी कि जैसे कि एजेंट रख लेते हैं तो उनके लेख के द्वारा, या किसी और किससे या उसके लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी के रूप में अगर उससे ले रहा है, या पालक है या कोई रिसीवर नियुक्त है तो उससे वो सारी चीज़ें प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है? भवन स्वामी कहलाता है। फिर अगली बात है 6 में जो नगर पालिका की बात की गई है। नगर पालिका से अभिप्रेत नगर पालिका क्षेत्र का जो अधिनियम है 1956 उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र नगर पालिका कहलाता है। ये 6 में बात हो गई। अगली बात हम लोग पढ़ेंगे अधिसूचना। तो 7 में हम पढ़ेंगे 2-7 में अधिसूचना। अधिसूचना से निर्दिष्ट राजपत्र में यथा प्रकाशित कोई शासन की सुसंगत अधिसूचना से है। तो आपने अधिसूचना की बात पढ़ ली। फिर 8 में बता रहा है कि पुराना अधिनियम से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। तो पुराने अधिनियम से अगर परिभाषा पूछी कि कहाँ की बात की गई है तो 8 में बात की गई है, और इसमें जो बात की गई है छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। क्लियर। फिर 9 में बात की गई भाड़ा किराया। तो भाड़ा किराया बहुत इंपॉर्टेंट है। भाड़ा किराया से अभिप्रेत वास सुविधा के लिए किराएदार द्वारा भवन स्वामी को दे प्रतिफल, यानी क्या है? वास सुविधा के लिए जो आप उसमें रह रहे हो उसकी सुविधा के लिए जो किराएदार द्वारा क्या दिया जाता है? भवन स्वामी को दे प्रतिफल। तो ये परिभाषित कहाँ की गई है बात? 2-9 में। भाड़ा नियंत्रण की बात कहाँ पे की गई है? तो अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत इस धारा के अधीन जो भी नियुक्त अधिकारी होता है वो भाड़ा नियंत्रक कहलाता है। ठीक है। फिर आप बात करेंगे भाड़ा नियंत्रक अधिकरण। तो भाड़ा नियंत्रक अधिकरण कौन होगा? जो 6(1) में बात की गई है। ठीक। तो निर्देशित अधिनियम से विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 और इस अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत प्रवृत्त निरसन की तारीख से संशोधित है। तो निर्देशित अधिनियम की बात 12 में हो गई। 13 में बात की गई सामाजिक उपताप। ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक उपताप से ऐसा किराएदार जो सामान्यतः वास सुविधा का उपयोग अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 10 में सूचीबद्ध कोई या समस्त क्रियाकलाप हेतु करता हो। किराएदार से क्या प्रेत है? ये भी इंपॉर्टेंट है। किराएदार से ऐसा व्यक्ति प्रेत है कोई व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से भाड़ा देय है, मतलब किराएदार क्या होता है?
जो किसी और से मतलब एक लेख लिखा जाता है और उसी की ओर से और क्या होता है उसको भाड़ा दिया जाता है। भाड़ा या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने की दशा में किसी वास सुविधा के लिए उसके भवन स्वामी को देय होता है, अथवा इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पारित बेदखली संबंधित आदेश या डिग्री से अन्यथा भी अधिकृत की समाप्ति के पश्चात कब्जा नियंत्रण बनाए रखता है। फिर बात करी जा रही है इनके उपखंड 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में आवासीय प्रयोजन के लिए वास सुविधा को किराए पर दिए जाने के मामले में उसका उत्तरजीवी क्या होगा, उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, माता और पिता जो सामान्यतः उसके साथ ऐसे वास सुविधा में उसके परिवार के सदस्य के रूप में उसकी मृत्यु काल तक रहे हैं। व्यवसायिक या व्यापारिक प्रयोजन के लिए वास सुविधा को किराए पर दिए जाने के मामले में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, माता और पिता, ये याद रखना है। कौन कौन तक? पति, पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता, यहाँ तक आता है माता पिता तक, जो समानता ऐसे वास सुविधा में उसके मृत्यु काल तक उसके होगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, किराएदार कहलाएंगे। तो आपने ये सारी परिभाषाएं आपने देख ली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा आपको यहाँ से याद करनी थी। देखिए, एक तो आपको वास सुविधा याद है, 2 एक में होनी चाहिए, किराए की करारनामा भी 2 में है। फिर इतनी बात याद हो गई। 2.5 में भवन स्वामी को याद कर लेना। इतनी बात याद होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आपको भाड़ा याद करना है, 2.9 में याद करना है। भाड़ा नियंत्रक आप सभी को पता है कि 2.10 में है, 2.11 में है भाड़ा नियंत्रक अधिकरण, और 2.13 में सामाजिक उपताप याद कर लेना, और 2.14 में किराएदारी याद कर लेना। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन बनने के लिए परिभाषा में नहीं आएगा 101%। फिर हम लोग बात करते हैं धारा 3। इस अधिनियम में किसी बात के लिए निम्नलिखित लागू नहीं होगी। ये बस इतना ही याद करना, ज़्यादा यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। किस पे लागू नहीं होगी? शासन के किसी विभाग का तथा शासन द्वारा प्रयोजित या स्वामित्व के किसी मंडल या निगम से संबंधित या उसके स्वामित्व का कोई वास स्थान, शासन द्वारा लोकहित में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से छूट प्रदान किए गए अन्य भवन तथा भवन, यानी कि शासन के द्वारा या कोई प्रशासन के द्वारा जो भी चीज़ें ली जा रही है उसको उनको छूट प्रदान की गई है। ये भी इतना याद रखना है बस। धारा 3 में छूट है। धारा 4 अभिधृत अनुबंध क्या है? अभिधृत अनुबंध से संबंधित है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 107 में अंतर्भित किसी बात के होते हुए लिखित में अनुबंध करार निष्पादित किए जाने के सिवाय, मतलब कोई अगर मतलब जो है निष्पादित कोई अनुबंध करार निष्पादित किए जाने के सिवाय, मतलब उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर नहीं देगा या नहीं लेगा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व जहाँ अभिधृत प्रारंभ हुई है, तो इस अधिनियम में यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित हो गया हो तो उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष दर्ज या फाइल कराना होगा नियंत्रक के समक्ष। यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ तो स्वामी और किराएदार उस अभिधृत से संबंधित अनुबंध लिखित में निष्पादित करेंगे और उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष यथावत दर्ज करेंगे या फाइल करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा बहुत नहीं पूछी जाएगी बातें, आपको डायरेक्ट आना है धारा नंबर 5 पे। धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है आप सभी को। धारा 5 क्या बात करती है कि भाड़ा सहमत के अनुसार होगा। क्या होगा? भाड़ा सहमत के अनुसार होगा। किसी भी वास सुविधा के लिए देय भाड़ा इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा होगा जैसा कि भवन स्वामी और किराएदार के बीच तय किया जाए, तथा इसमें सुविधाएं जो पृथक तौर पर तय की जाए के लिए देय प्रभार शामिल नहीं होगा तथा अनुसार देय होगा। मतलब जो भी बातें उसमें कहा होगा कि ये चीज़ें नहीं शामिल होंगी तो उसमें नहीं होगा, वो भाड़ा सहमत के अनुसार होगा। पहली उपधारा में यही बात की गई। दूसरी उपधारा में बात की गई, जब तक कि अन्यथा सहमत ना हो तब तक प्रत्येक किराएदार भाड़े का भुगतान ठीक आगामी माह, जिस माह के लिए भाड़ा देय हो, 15वें दिन तक करेगा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब तक कोई अगर मान लीजिए बहुत उसमें बात सहमत में नहीं करी गई है तो जो भी अगला महीना होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये सितंबर महीना चल रहा है तो अगर सितंबर के बाद जो अक्टूबर महीना आएगा तो अक्टूबर महीना की 15 तारीख तक वो किराया दे होगा। इसके बारे में बात की गई, यही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है धारा 5 में। धारा 6 क्या कहती है कि भाड़ा नियंत्रक अधिकरण का गठन। तो भाड़ा नियंत्रक अधिकरण का गठन कैसे होगा उसके बारे में बात की गई है। तो लिखा है कि इस अधिनियम के प्रभावशील होने के 30 दिन के भीतर, कौन सा अधिनियम? भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की प्रभावशील होने के 30 दिन के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने तथा भाड़े यानी किराए
से संबंधित विवादों, शिकायतों एवं अपराधों के न्याय निर्णय। पहली बात क्या करना है, भाड़े से संबंधित क्या होता है, विवाद कोई होगा, कोई शिकायत होगी, अपराधों के न्याय निर्णय तथा विचारण हेतु तथा अभिद्रत मुद्दे जिसमें भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार, स्वातंत्र्य एवं स्वामित्व भी शामिल हैं कि विनियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330 बी के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगी। 36 भाड़ा नियंत्रण अधिनियम होगा, यानी कि अधिकरण का गठन, अधिकरण के बारे में हमारे संविधान के जो भाग है 14A में बात की गई है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, उसी में अधिकरण राज्य गठित कर सकता है, 323 बी कहता है। और उसी के अनुसार क्या होगा, ये जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम है, राज्य सरकार क्या करेगी, 30 दिन के अंतर्गत क्या होगा, इनकी शिकायतों को निपटारा करने के लिए, विवादों के निपटारा करने के लिए, अगर कोई भाड़ा नियंत्रण संबंधित कोई भी अपराध होगा उसको निपटारे के लिए गठन करेगी। ये बात आप सभी ने सीख लिया। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि संपत्ति के अंतरण तथा किसी संपत्ति पर स्वामित्व के विवाद से संबंधित विषयों पर विधि न्यायालय द्वारा सुसंगत विधियों के अंतर्गत विचारण करेगा। यानी कि संपत्ति अंतरण या किसी और अंतरण संबंधित अगर कोई विवाद होगा तो न्यायालय द्वारा सुसंगत विधि के अंतर्गत करेगा, जरूरी नहीं कि इसी के अंतर्गत उसका वो निपटारा करेगा। फिर अब दूसरी जो उपधारा जो हमारी जो 6 की बात करती है कि राज्य शासन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। पहले बात है कि नियुक्ति कैसे होगी, तो 323 बी के बारे में बात बता दिया, 30 दिन के अंतर्गत होगी। दूसरे में बताया कि किसको रखा जाएगा वहाँ पर, ये अधिकारी किसको बनाया जाएगा, तो उसमें आपने देखा कि अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाएगा, तो लिखा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण के अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पहली बात है कि एक व्यक्ति जो होगा जो अध्यक्ष बनेगा, जो धारा 2 में बात की गई है। तीसरे में बात की गई कि अधिकरण में ऐसे सदस्य होंगे जिनकी अहर्ता ऐसी होगी जैसा राज्य शासन विहित करे, किंतु किसी भी समय 2 सदस्यों से कम नहीं होगी। यानी 2 सदस्य होंगे, अहर्ता वो होगी जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ये उपधारा 3 में बता दी गई। क्लियर। 3 के बाद 3A देख लीजिए। 3A क्या कहते हैं, किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य शासन सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर जो बताया गया है कि जिला न्यायाधीश होंगे या कोई हाईकोर्ट का जो जज होगा वो रिटायर्ड वाले, वो अगर व्यक्ति में से कोई अध्यक्ष अगर नहीं रहेगा तो जो सदस्य हमने 3 में देखा है कि राज्य सरकार 2 से कम नहीं चुनेगी, उनमें से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देगी। ये 3A बात करती है। 4 क्या बात करती है कि राज्य शासन ऐसे अधिकारों को अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा। राज्य शासन ऐसे अधिकारों को अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के प्रवर्ग तथा राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्नतर का नहीं होगा। मतलब राज्य प्रशासन क्या करेगा, ऐसे अधिकारों को अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा। तो रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा अधिकरण के लिए अधिकार संबंधित, वो किन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, तो न्यायाधीश वर्ग 1 के प्रावर्ग का कोई व्यक्ति हो या राज्य शासन में व्यक्ति हो, उप सचिव से कम के श्रेणी का नहीं होगा, उसको नियुक्त किया जा सकता है रजिस्ट्रार। तो आपने देखा रजिस्ट्रार की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति देख लिया, 2 सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगा, लेकिन जब रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी तो उसकी अहर्ता बता दी गई उपधारा 4 में। उपधारा 5 क्या कहती है कि अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी संविधान के अनुच्छेद, अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी संविधान के जो अनुच्छेद की बात की गई है, देखते हैं। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अलावा समस्त न्यायालयों का कार्य क्षेत्र प्रत्येक ऐसे विषय के संबंध में जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता हो अपवर्जित माना जाएगा। मतलब कोई भी अगर अधिकार क्षेत्र यहाँ पर आता होगा उस सबको अपवर्जित कर देता है, उसके ऊपर किसी भी आदेश का कानून नहीं लागू होगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है 136 लागू होगा। परंतु तथापि अधिकरण की स्थापना के तत्काल पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों में समय समय पर
तथा संशोधित पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कोई भी लंबित मामला होगा, कोई पहले से मामले चल रहे होंगे पेंडिंग वाले, वो पुराने अधिनियम से चालू होंगे। ये बात हो गई। उपधारा 6 क्या कहती है कि अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अधिकरण बनेगा धारा 6 के अंतर्गत उसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो रायपुर में होगा। राज्य शासन अधिकरण द्वारा मामले की सुनवाई के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य स्थान पर नियत कर सकता है। राज्य सरकार अन्य जगह पे भी कर सकता है, ये नॉर्मल बात है। राज्य कभी भी मतलब आपने देखा होगा कोई कार्यालय बनता है तो ये इतनी जरूर छूट राज्य सरकार को दे दी जाती है कि वो चाहे तो कहीं और पे भी कार्यालय खोल सकता है। अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निबंध एवं सेवा शर्तें वही होंगी जैसा राज्य शासन, मतलब उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, वो धारा 7 में बात की गई है, वो वही होगी जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। धारा 7 क्या बात करती है, भाड़ा नियंत्रक की स्थापना, कि भाड़ा नियंत्रक की स्थापना कैसे होगी। अब भाड़ा नियंत्रक की स्थापना तो प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार, मतलब भाड़ा नियंत्रक जिले के लिए बनेगा, वो केवल अधिकरण बनना है, केवल एक पूरे प्रदेश के लिए एक बनना है, वो रायपुर में रहेगा। लेकिन जब भाड़ा नियंत्रक बनेगा तो भाड़ा नियंत्रक की स्थापना प्रत्येक जिले के राज्य शासन एक या एक से अधिक अधिकारियों को जो उप जिला अधिकारी की श्रेणी से निम्न तक का ना हो, उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम की पोस्ट से नीचे का ना हो, उसको प्रत्येक जिले के राज्य शासन एक या एक से अधिक को जो उप जिले की श्रेणी से कम का ना हो भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकता है। क्या, भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकता है। उनका कार्य क्षेत्र ऐसा होगा जैसा जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया, यानी कि दो बातें यहाँ पर, वो ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा भाड़ा नियंत्रक जो एसडीएम से नीचे की पोस्ट का ना हो, और वो नियुक्त उनका कार्य क्या होगा ये सारी बातें डिसाइड करेगा जिला कलेक्टर। ठीक है, ये बात हो गई। उपधारा भाड़ा नियंत्रक, लिखा है भाड़ा नियंत्रक जो होगा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के अधीनस्थ होगा। अब को ये तो आप सभी को पता है कि वो अधिकरण बड़ी चीज़ है, तो ये अधीनस्थ किसके रहेगा, इसी के रहेगा। फिर अब बात किया जाएगा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य, यानी कि जो धारा हमने जो हमने अभी देखा है 6 में जो हमने बनाया है अधिकरण, उसको शक्ति क्या दी गई है, उसके अधिकार क्या है, ये बात धारा 8 में की गई है। भाड़ा नियंत्रक अधिकरण को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा कि शासन उसे अधिसूचना द्वारा प्रदान करे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। क्या सम्मिलित होगा, यह सुनिश्चित करना और संभव करना कि सदैव इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति भाड़ा नियंत्रक कार्यशील होगा। यह सुनिश्चित करना और संभव करना कि सदैव इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाड़ा नियंत्रक कार्यशील रहेगा, पहली शक्ति। दूसरा है कि भाड़ा नियंत्रक की किसी आदेश से व्यथित समस्त व्यक्ति के आवेदन पर विचार करने हेतु अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है, यानी अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है, और वो सारी बातें सुनिश्चित करेगा जो भाड़ा नियंत्रक क्या करे, उन जिन उद्देश्यों के लिए एक्ट बना है उसको वो अपने हिसाब से काम करवाए। ये बातें हो गई। फिर स्पष्टीकरण में बात की गई कि भाड़ा नियंत्रक अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे ये जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित अधिनियम के अंतर्गत विषयों के न्याय निर्णय में प्रयुक्त की जाती थी, यानी जो हाईकोर्ट जो भी बात करवाता था उसी हिसाब से ये भी करवा सकते हैं। फिर बात की गई कि भाड़ा नियंत्रक अधिकरण को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती जैसे हाईकोर्ट को प्राप्त है। तो हाईकोर्ट को कहाँ पर प्राप्त है, आपने देखा होगा 217 में, और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है 129 में। ठीक है, ये बातें हो गई। फिर अब भाड़ा नियंत्रक जो बनाया गया उसका भी शक्तियाँ हैं, 7 में उसको पढ़ा था, 9 में उसकी शक्तियाँ हैं। भाड़ा नियंत्रक अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कृत्यों का निष्पादन करेगा, ऐसी दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा उसे प्रदान करे। मतलब वो सब शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे कार्य निष्पादन कर सकता है जो राज्य सरकार उसको अधिसूचना में बताएगा, जैसे निम्नलिखित, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे, एक बात है पहली ए कि भवन स्वामी और किराएदार के बीच विवाद का निपटारा, यानी भवन स्वामी अगर किराएदार के बीच कोई दिक्कत है तो उसका निपटारा करेगा। फिर बात कर रहे हैं कि भवन स्वामी तथा किराएदार को प्राप्त अधिकार सुनिश्चित करना जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसको उपलब्ध है, यानी भवन स्वामी और किराएदार को वो अधिकार दिलाएगा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा बताया गया है। सी में बात की गई कि इस अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी तथा किराएदार की बाध्यता प्रवर्तित करेगा कि आपका भैया ये कर्तव्य है, बाध्य हो, आप ये करना है, उसके बारे में भी ये काम करेगा। फिर उपधारा जो है 2 में बता रही बात कि प्रकरण में प्रत्यार्थी को उपस्थिति के लिए जारी सम्मन के प्रति उत्तर में प्रत्यार्थी का प्रथम उपस्थित प्रत्यार्थी को जिस तिथि की एक पक्ष घोषित किया गया उस तिथि से भाड़ा नियंत्रक के समक्ष सभी कार्रवाइयाँ सामान्यतः 6 माह के भीतर पूरी की जाए। अब जब से मान ले वहाँ पर वो चीज़ें हमने दिया, शिकायत दर्ज करवाई है, उसकी अंतर्गत ये 6 महीने के अंतर्गत सारे काम निपटाएंगे, ये भी इन पर एक कर्तव्य
है किस पर, भाड़ा नियंत्रक पर। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी लोगों ने जान ली बहुत अच्छे से। जहाँ पे समय की बात की गई है 6 महीने की बात, जहाँ पर आपकी समय दिया गया कि अधिकरण का गठन 30 दिन के अंदर होगा, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। फिर अगली धारा है धारा 10। धारा 10 क्या कहती है कि भाड़ा नियंत्रक तथा भाड़ा नियंत्रक अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि अधिकरण क्या प्रक्रिया अपनाएगी और क्या भाड़ा नियंत्रक अपनाएगा, इसके बारे में बात की गई है। तो भाड़ा नियंत्रक तथा भाड़ा नियंत्रण अधिकरण सिविल प्रक्रिया 1908 में नियत प्रक्रिया से बाध्य नहीं होंगे, यानी कि 1908 की जो हमारी सीपीसी है, सीपीसी के प्रक्रिया से ये बाध्य नहीं है, पहली बात। लेकिन ये सब जगह जब देखा होगा कि ये प्रक्रिया नहीं पालन, लेकिन किंतु वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए तथा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उन्हें स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी, यानी कि स्वयं कोई प्रक्रिया बना सकते हैं, प्राकृतिक न्याय का पालन करेंगे तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए उन्हें ऐसा समतुल्य अधिकार प्राप्त होगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित है। वाद या अपील के विचारण के निम्नलिखित, अगर कोई वाद या विचारण है तो उसके लिए निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। उसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे, तो पहले विषय हैं किसी भी व्यक्ति को सम्मान करना, उपस्थित सुनिश्चित करना तथा शपथ दिलाकर उसका परीक्षण करना। तो ये आप सब जानते हो, ला पढ़ रहे हो, तो जब कोई अधिकरण बनता है, कोई भी बात गठन होता है, तो वहाँ पर देखते हो कि वो सम्मन जारी कर सकते हैं, वो शपथ दिला सकते हैं, वो उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं। ये बातें हो गई। फिर दस्तावेजों की खोज तथा प्रस्तुति की अपेक्षा करेगा कि भैया जिस जो करारनामे की आप बात कर रहे हो उसको लाइए, हमारे सामने उपस्थित करिए। तो बी में वो बात है अपने निर्णय का पुनरीक्षण, यानी कि जो भी वो निर्णय दिए उसका पुनरीक्षण भी कर सकते हैं। सी में बात की गई है। और डी में बात की गई गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षण हेतु कमीशन जारी कर सकते हैं, यानी कि भैया जाइए इनका देखिए गवाह और दस्तावेजों का परीक्षण करिए, उसके लिए कमीशन जारी कर सकते हैं। व्यतिक्रम या एक पक्षीय कार्रवाई है तो याचिका खारिज कर सकते हैं। ठीक है। फिर चा में बात की गई है कि व्यतिक्रम के लिए किसी याचिका को खारिज करने के किसी आदेश या उसके एक पक्षीय पारित किसी आदेश को आपास्त करना, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना, अन्य कोई विषय जैसा कि विहित किया जाए। तो भाड़ा नियंत्रक अधिकरण लिखित में आवेदन तथा उसके लिए कारणों को अभिलिखित किए बिना कोई भी स्थगन प्रदान नहीं करेगा। तो ये बातें आपको है कि इनको शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं, ये आप लोगों ने देख लिया है। फिर अगली बात उपधारा 3 में क्या कही जाती है 10 की, कि भाड़ा नियंत्रक या भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के समक्ष कोई भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत तथा 196 के प्रयोजन के लिए विधिक कार्रवाई मानी जाएगी। भाड़ा नियंत्रक के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये तो अब सब बदल गया है, आप लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं रहा है। फिर आदेश का निष्पादन कैसे होगा ये भी आप लोग देख लीजिए कि धारा 11 कहती है कि आदेश का निष्पादन किसी पक्षकार के आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक तथा विहित विहित में अंतिम आदेश अथवा अन्य कोई भी आदेश जो इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया हो वह निष्पादित कोई भी एक या एक से अधिक तरीके अपनाते हुए किया जाए, अर्थात ए विरोधी पक्षकार की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय, बी विरोधी पक्षकार की गिरफ्तारी और निरोध, सी विरोधी पक्षकार के किसी एक या अधिक बैंक खातों की कुर्की अथवा ऐसे खाते की जमा राशि से आदेश की राशि का समायोजन किया जाना, डी शासकीय सेवक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय प्राधिकरण, नगर जो निगम, शासकीय कंपनी के कर्मचारी के वेतन और भत्ते की कुर्की। आदेश के निष्पादन हेतु किसी अधिवक्ता को ऐसे पारिश्रमिक पर आयुक्त के रूप में नियुक्त करना जैसा कि निर्धारित किया जाए, या अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना। आवेदक को परिसर पर कब्जा प्रदान करवाना। अंतिम उपधारा जो 11 की 2 में है, अंतिम आदेश की निष्पादन हेतु आदेश में अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी अन्य आदेश में स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता की अपेक्षा भाड़ा नियंत्रक कर देना। उपधारा 3 में क्या कहते हैं कि कब्जे की रिकवरी हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 3 माह, ये याद रखना है कि कब्जे की रिकवरी हेतु प्रमाण पत्र जो जारी किए जाएंगे उस जारी किए जाने की तिथि से 3 महीने के भीतर यदि किराएदार परिसर रिक्त नहीं करता है तो वो कब्जे के रिकवरी हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से अंतःकालीन लाभ का भुगतान करने के लिए दायी होगा। जो आवासीय प्रयोजन हेतु प्रदत्त वास सुविधा के मामले में भाड़े की दर का दोगुना होगा। भाड़े की दर का कितना होगा? दोगुना होगा।
व्यावसायिक प्रयोजन हेतु प्रदत्त वास सुविधा भाड़े की दर की 3 गुना होगा। व्यावसायिक में 3 गुना, ऐसे 2 गुना। यदि कब्जे के त्वरित प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो भाड़े की दर का 3 गुना होगा, जो भाड़ा होगा उसकी दर का 3 गुना हो जाएगा। तो उपधारा 4 में क्या बात की गई है कि भाड़ा नियंत्रक अंतिम आदेश या अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी अन्य आदेश के संबंध में कार्रवाइयाँ का निष्पादन संक्षिप्त तरीके से संचालित करेगा। इस धारा के अधीन किए गए निष्पादन के लिए प्रस्तुत आवेदन का निराकरण विरोधी पक्षकार को सूचना तामील होने की तिथि से 45 दिन के भीतर करेगा। मतलब ये जब ये पूरी उसको जब विरोधी पक्षकार को दे सूचना पहुंच जाएगी, सूचना के पहुंचने के 45 दिन के भीतर ये काम होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण आप सभी लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर उपधारा 12 क्या कहती है कि भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार और बाध्यताएं, यानी भवन स्वामी का और किराएदार के अधिकार क्या हैं और बाध्यताएं क्या हैं, इसके बारे में एक ही, मतलब अधिकार बाध्यता एक ही में दी गई है। ठीक है, तो पहली बात उपधारा 1 में क्या कही गई है 12 के कि प्रत्येक किराएदार को अनुसूची 1 के अनुसार अधिकार प्राप्त होगा। क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, जो अनुसूची 1 में बात की गई है। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव किराएदार को इन अधिकारों की सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा। प्रत्येक भवन स्वामी को अनुसूची 2 के अनुसार अधिकार प्राप्त होगा। अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव भवन स्वामी को इन अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा। परंतु यदि भाड़े से संबंधित किसी भी विषय में भवन स्वामी और किराएदार के हितों में संघर्ष की स्थिति प्रकट हो या संशय का कोई बिंदु हो तो उसका लाभ किराएदार को प्राप्त होगा। फिर बात क्या की गई, यदि वास सुविधा के कब्जे के प्रत्यार्पण से संबंधित किसी भी विषय में भवन स्वामी और किराएदार के हितों में संघर्ष की स्थिति प्रकट हो तथा या संशय का कोई भी बिंदु है तो उसका लाभ भवन स्वामी को प्राप्त होगा। तीसरी बात कही गई है कि प्रत्येक भवन स्वामी पर अनुसूची 3 के अनुसार बाध्यताएं होंगे। अगर भवन स्वामी को अनुसूची 3 की बाध्यताएं प्राप्त होंगी और जो किराएदार को है वो अनुसूची 1 की बाध्यताएं हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर है अधिकरण तथा भाड़ा नियंत्रक सदैव भवन स्वामी पर इन बाध्यताओं को प्रवर्तित करने का कार्य करेगा। तो ये कार्य कौन करेगा, तो भाड़ा नियंत्रक या अधिकरण। प्रत्येक किराएदार पर अनुसूची 4 के अनुसार बाध्यताएं होंगी। किराएदार पर कौन सी होंगी, अनुसूची 4 के अनुसार बाध्यताएं होंगी। ठीक है, और 3 भवन स्वामी, क्लियर। भवन स्वामी द्वारा अनुसूची 1 के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकार से उसे वंचित करने को जानबूझकर किया गया कोई प्रयास या कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होगा, जो ₹5,000 से अनधिक के जुर्माने से या 3 महीने के अनधिक कालावधि के साधारण कारावास से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जो बात किया गया, जुर्माना 5,000 से अनधिक नहीं होगा और जो दंड है वो 3 महीने से अनधिक नहीं होगा। ये बात हो गई। यदि क्या होगा, ये किस लिए दंड दिया जा रहा है, कहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये 5 में दिया जा रहा है। क्यों, भवन स्वामी द्वारा अनुसूची 1 के अंदर किराएदार को प्राप्त अधिकारों से वंचित करता है। यानी किराएदारों को जो भवन स्वामी अधिकार से वंचित करेगा तो उसको 5,000 रुपये जुर्माना से ज़्यादा नहीं और 3 महीने की सज़ा दी जा सकती है। ये बात हो गई उपधारा 5 में। उपधारा 6 में क्या है कि यदि किराएदार द्वारा अनुसूची 2 के अंतर्गत भवन स्वामी को प्राप्त जो अधिकार हैं उसके लिए अगर काम नहीं करेगा तो 5,000 से अधिक का और 3 महीने की तो बराबर है। फिर अनुसूची 3 की जो बाध्यताएँ हैं किस पर, स्वामी पर, तो वहाँ पर भी 5,000 और 3 महीने की बात की गई है। फिर 8 में बात की गई है कि जो 4 में जो बाध्यताएं किराएदार पर हैं उसको नहीं मानेगा, तभी 5,000 और 3 महीने की बात की गई है। अपील की बात धारा 13 में हम पढ़ लेते हैं। अपील में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम में अंतर्भित किसी बात के होते हुए भी भवन स्वामी तथा किराएदार जो भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से व्यथित है, ठीक है, व्यथित है, भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से व्यथित है, विहित रीत से विहित समय भीतर भाड़ा नियंत्रक अधिकरण को अपील करेगा। तो अपील इनकी कहाँ होगी, जो भाड़ा नियंत्रक से पीड़ित है वो जाएगा अधिकरण में। फिर छत्तीसगढ़ फिर दूसरे में क्या है, छत्तीसगढ़ द्वारा इसको मतलब हटा दिया गया है। तो अपील आपने देख लिया कहाँ पे किया जाएगा, अपील की बात कहाँ पे की, 13 में। 13A में नियम बनाने की शक्ति है, तो राज्य सरकार का ये कानून है, तो राज्य सरकार ही इस पर नियम बना सकती है, ये भी आपको पता है। अधिनियम 14 जो बात करती है निरसन किसका यह करती है, तो छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, निरस्त कर दिया गया था। तो केवल इतनी ही बातें आपको पढ़नी थी। तो आप सभी को ये एक्ट ज़रूर समझ में आया होगा।
और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन करिए, पढ़िए और आपको पूरी तरीके से ये याद हो जाएगी। और जहाँ पे आप 45 दिन का समय देख रहे हैं, जहाँ पर 30 दिन का समय देख रहे हैं, जहाँ पर 3 महीने की सज़ा की बात कर रहे हो, 5,000 जुर्माने की बात कर रहे हो, ये सारी बातें आप अगर याद करके जाएंगे तो मैं ये तो गारंटी ज़रूर ले रहा हूँ कि जितना भी आपसे इस एक्ट से क्वेश्चन अगर 5 आएगा तो 4 सही होंगे, 10 आएंगे तो 9 सही होंगे। 90% चांस है कि पूरा यहीं से क्वेश्चन आता है और इसी तरीके से पढ़ा भी जाता है। तो जय हिंद दोस्तों।